नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्लासेस परीक्षा जंक्शन में। एक मिनट माइक चेक कर लेने दीजिए। ठीक है, परीक्षा का बिल्कुल बच चुका है। आप लोगों को पता लग गया होगा, कल ही के वीडियो में मैंने बता दिया था कि 14 मई आपकी परीक्षा, 14 मई या 21 मैंने प्रेडिक्ट किया था, उसमें 14 मई आपकी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की डेट है। ठीक है, तो हम लोग अब बस पूरी तरीके से डेडिकेट हो जाएंगे 5 महीनों के लिए। ठीक, मैंने बताया आपका एक तरफ करंट अफेयर चल रहा है और संविधान दूसरी तरफ चल रहा है। संविधान का चौथा लेक्चर है। ठीक है, संविधान का चौथा लेक्चर है जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे उद्देशिका के बारे में। देखिए, उद्देशिका एक लंबा टॉपिक है। ठीक है, अगर पढ़ने पे आ जाएं, लेकिन अगर प्रश्न की बात करें, चाहे वो आईएएस स्तर का प्रश्न हो, चाहे वो पीसीएस स्तर का प्रश्न हो, चाहे वो किसी भी एग्जाम का प्रश्न हो, मात्र 3-4 इतने पॉइंट से ही प्रश्न बनते हैं। चाहे जितना बड़ा पेपर हो, इससे ज्यादा प्रश्न कभी नहीं बनते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ लिया जाता है, समझ लिया जाता है, और आप फिर इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे मैंने एक स्ट्रेटेजी बताई थी कि कैसे आप लोग तैयारी की दिशा पता लगा सकते हैं कि सही दिशा में है अथवा नहीं। आप लोग उद्देशिका चैप्टर पढ़िएगा। कौन सा? उद्देशिका। उद्देशिका मेरे चैप्टर पढ़ाने के बाद, इतनी चीजें पढ़ाने के बाद आप जाइएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइएगा। लगभग 50 से 60 प्रश्न आपको उद्देशिका में मिल जाएंगे, और उद्देशिका में 50 या 60 प्रश्न जो आए हुए हैं, आपको इसी 10, 12, 15 लाइनों में से ही पूरे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उद्देशिका के बारे में सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, हमने बताया था कि उद्देशिका क्या है। संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है? संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है, वही उद्देशिका है। जवाहरलाल नेहरू उद्देशिका लेकर आए थे। संविधान, जब हमने बताया था, शायद आप लोगों को पहले ही पहला लेक्चर आप लोगों का था कि 1934 में संविधान के निर्माण की एक नींव रखी गई थी। संविधान के निर्माण की बीएन राव ने एक विचार प्रस्तुत किया था 1934 में, और आपके मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, जो कि स्वराज पार्टी से संबंधित थे, उन्होंने संविधान सभा की मांग की थी, और संविधान सभा ने जो है संविधान के निर्माण में पूरी भूमिका निभाई। 1936 में फैजपुर अधिवेशन में, जो कि महाराष्ट्र में है, वहां पर आपके संविधान सभा की पुष्टि हो गई। संविधान सभा ने संविधान का निर्माण प्रारंभ कर दिया था, और उसी संविधान के निर्माण से संबंधित पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू एक प्रस्ताव लेके आए। कि प्रस्ताव क्या था उनका? संविधान सभा के सामने पहुंचे, कहा देखो ऐसा है, ये हम एक उद्देशिका दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? एक उद्देशिका दे रहे हैं, जो कि आप सबसे पहले क्या करिएगा, जब संविधान के सबसे पहले पन्ने में उद्देशिका चिपका दीजिएगा, ताकि ये पता लग जाए कि कोई भी संविधान पढ़ना चाहे, मान लीजिए, और उसके पास समय ना हो, तो उसको ये पता लग जाए कि ये संविधान लिखा क्यों गया है। देखते होंगे किसी भी किताब को आप पढ़ने से पहले प्रस्तावना लिखी जाती है। प्रस्तावना का मतलब ये होता है कि ये किताब किस उद्देश्य से लिखी गई है। ऐसे ही हमारा संविधान किस उद्देश्य से लिखा गया है, ये आपको उद्देशिका बता देगी। इसको 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया, और आप प्रस्तुत कर दिया। अब ऐसा तो होता नहीं कि प्रस्तुत उठा के ले जाके किसी, आप ऐसा कोई काम करवाना चाहते हैं, काम करवाना चाहते, अधिकारी के पास अपना प्रार्थना पत्र देते हैं, अधिकारी क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं, काम करने लायक होता है, विधिक होता है तो उसको किया जाता है, नहीं विधिक होता है तो नहीं किया जाता है। ऐसे जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था कि उद्देशिका प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा था। उद्देशिका प्रस्ताव किसके सामने रखा था? जब संविधान सभा के सामने रखा था, और संविधान सभा ने उसको क्या किया, पूरा 1 महीने ज्यादा समय ले लिया इसको पता लगा, इसको ये आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको निर्णय लेने के लिए कि क्या प्रस्तावना शामिल की जा सकती है कि नहीं। तो 22 जनवरी, देखो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया, और 22 जनवरी 1947 को ये संविधान सभा ने पारित कर दिया। ठीक है ना, किसने पारित किया था? संविधान सभा ने पारित किया था। देखिएगा यहाँ पे किसने पारित किया था? संविधान सभा ने पारित किया। अब जब संविधान सभा ने पारित कर दिया, तो ये क्या बन गया? यही उद्देशिका क्या बन गया? प्रस्तावना बन गया। यही उद्देशिका क्या बन गई? प्रस्तावना बन गई। अब की किताबों में पता नहीं आता है कि नहीं आता है, वैसे स्टैंडर्ड बुक्स में सब में आता है। आप अभी भी देखिएगा, कोई किताब खोलेंगे तो सबसे पहला, गाइड मत खोलिएगा, किताब खोलेंगे तो सबसे पहला जो पन्ना होता है उसमें लगा होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना का आशय होता है कि आप किस उद्देश्य से उस किताब को पढ़ रहे हैं। ठीक, ऐसे ही संविधान किस उद्देश्य से पढ़ा जाए,
उसका जिक्र कहाँ था? प्रस्तावना में था। समझ गए कि समझ गए? एकदम बहुत मतलब एक पन्ने में आप पढ़ लेंगे कि संविधान कहना क्या चाहता है। ठीक, इसी उद्देश्य से उद्देशिका जोड़ी गई थी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आता है कि संविधान, ये जो प्रस्तावना में 5 शब्द हैं जो कि क्रमशः लिखे गए हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका सबका मतलब बताएंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की कामना की गई है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की अवधारणा की कामना की गई थी हमारे प्रस्तावना में। ठीक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? प्रभुत्व संपन्न का मतलब यह होता है कि कोई भी दूसरा देश हमारे देश की सीमा के अंदर प्रवेश ना कर सके, कोई भी देश अतिक्रमण ना कर सके। अभी देखो गलवान घाटी में क्या हो रहा है, चीनी घुसे आ रहे हैं, तो वो हमारी संप्रभुता की क्या कर रहे हैं? हमारे संप्रभुता को तोड़ रहे हैं। ठीक है, इसको कहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। चीन घुसा आ रहा है, पाकिस्तान घुसा आ रहा है, इधर माओवादी घुसे आ रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर हमारा देश अपने संप्रभुता को बचाने में बड़ा जद्दोजहद कर रहा है। समझ में आ गई बात कि नहीं? हमारा देश आप समझ लीजिए हर तरफ से या तो समुद्र है या तो दुश्मन है। ठीक, तो हमारी संप्रभुता हर तरफ से खतरे में है। अरे ऊपर देख लो, बगल में देख लो, पश्चिम में देख लो पाकिस्तान, उत्तर से लेके पूर्व तक पूरा चाइना, बचा कुछ माओवादी, अंदर घुस गया नक्सली वैसे संपूर्ण प्रभुता को नष्ट नहीं करते क्योंकि वो हमारे देश के अंदर ही है। ठीक है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया। अब समाजवादी की अवधारणा हम लास्ट में क्लियर कर देंगे। समाजवाद का मतलब सब लोग समझते ही हैं। ठीक है, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? पंथ निरपेक्ष का मतलब यह होता है कि हमारे देश में हमारे मतलब संविधान का कोई धर्म नहीं है। ठीक है ना, हमारा देश कोई एक पर्टिकुलर धर्म के अवधारणा नहीं रखता है, किसी धर्म को नहीं मानता है। ठीक है ना, तो पंथ निरपेक्ष का मतलब यह हो गया। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है? लोकतंत्रात्मक का मतलब यह होता है कि अच्छा, तो पंथ निरपेक्ष एक चीज और बता दें। जैसे बहुत लोग कहीं लगता है कि हमारा देश हिंदू देश है। हमारा देश हिंदू राष्ट्र नहीं है। हमारा देश एक पंथ निरपेक्ष, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना जैन, ना बुद्धिस्ट, किसी के लिए नहीं है। पंथ निरपेक्ष है, मतलब हमारा जो धर्म निरपेक्ष है। ये धर्म से कोई मतलब नहीं है, हर धर्म को समान वरीयता यहाँ पर दी जाती है। पंथ निरपेक्ष। नेपाल अपना हिंदू राष्ट्र है लेकिन अपना देश पंथ निरपेक्ष है। ठीक, किसी भी धर्म, पंथ निरपेक्ष सीधा माना, किसी भी धर्म को कोई वरीयता नहीं दी जाती है। ठीक, अब आता है लोकतंत्र। लोग फिर लिए झंडा टहल रहे हैं, लिए झंडा कूद रहे हैं, हम हिंदू, हम मुस्लिम, हम सिख, हम ईसाई। अरे क्यों? जब हमारा राष्ट्र पंथ निरपेक्ष है, संविधान में लिखा हुआ है, तो काहे लिए कूद रहे हो? अरे देश के विकास में काम करो यार। ठीक, फिर आता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र और गणतंत्र लगभग होता है एक ही चीज। देखो ब्रिटेन और अमेरिका के संविधान से अगर तुलना करने लगेंगे तो अंतर मिल जाएगा लोकतंत्र और गणतंत्र में। ठीक है, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे अंदर डीप नहीं घुसेंगे, बस हम इतनी बात करेंगे कि लोकतंत्र और गणतंत्र, देखिए मेंस की तैयारी करेंगे तो आपको लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर समझ में आएगा। हम पढ़ाएंगे भी वहां पे लोकतंत्र और गणतंत्र, लेकिन यहाँ पर वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। लोकतंत्र और गणतंत्र एक ही लगभग एक ही डेफिनेशन होती है। ठीक है ना, तो उसका मतलब यह होता है कि हमारे देश में जो निर्वाचन मतलब राजा होगा, राजा का मतलब इस वक्त मोदी हैं, और अगर दूसरे नजर से देखा जाए रबड़ की मोहर जिसको राष्ट्रपति बोलते हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, हर आदमी अपने अपने राजा को अलग अलग मानता है। अगर वास्तविक राजा की बात किया जाएगा तो मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, और अगर मतलब नाम के राजा मतलब द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है ना, तो उसका चयन जो भी किया जाएगा भारत में वो निर्वाचन पद्धति से होगा। कौन सी पद्धति? मतलब चुनाव के माध्यम से वो आएगा। ऐसा नहीं होगा कि राजा का बेटा राजा हो जाए, समझिएगा बात को मेरी। ऐसा नहीं होगा कतई कि राजा का बेटा राजा हो जाए। ठीक, हमारे देश में मोदी जी का हो सकता है अगर ऐसा कुछ होता। ठीक है ना, अगर उनका कोई लड़का बच्चा होता और हमारे देश में राजतंत्र होता, लोकतंत्र नहीं होता, राजतंत्र होता, तो उनका बेटा भी प्रधानमंत्री बन जाता। समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो राहुल गांधी है फिर प्रधानमंत्री बनते। ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो हमारे देश में लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। ठीक है ना, राजा का बेटा राजा नहीं है, राजा का चुनाव होगा। ठीक है, राजा का क्या होगा?
चुनाव होगा। ठीक, इतनी बात आप लोग समझ में आ गए। देखिए एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है वो इसके क्रम से पूछा जाता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की कामना की गई। इसका क्रम जरूर याद रखिएगा, एक प्रश्न ऐसे भी बनता है। ठीक, चलिए अगली बात पूछते हैं। 42वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 1976 में, 1976 में, 1976 यानी 1976 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। और एसपीए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, एस से समाजवादी, पी से पंथ निरपेक्ष और ए से अखंडता, तीन शब्द जोड़े गए हमारे प्रस्तावना में। कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अखंडता एसपीए हमने शॉर्ट में लिख दिया है क्योंकि समाजवादी पार्टी सब लोग याद रहता है। एसपीए का मतलब क्या होगा? समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। यानी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द ये प्रस्तावना में हमारे पहले नहीं थे। ये जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो हमारे संविधान में तीन शब्द नहीं थे, हमारी प्रस्तावना में तीन शब्द नहीं थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता तीन शब्द नहीं थे। ये कब आए? 1976 में आए। 1976 में हमारे भारतीय संविधान में जोड़े गए। अब आपसे आईएएस और पीसीएस के प्रश्न में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सीधा। देखो कहीं घुमा दिया तो आईएएस में पूछ लिया गया और नहीं घुमाया गया तो पीसीएस में पूछ लिया गया। अब आपसे पूछा गया जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था तो निम्न में से कौन से शब्द हमारी संविधान में नहीं थे? ठीक है, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द तीन शब्द नहीं थे। पीसीएस में सीधा पूछा जाएगा प्रस्तावना में कौन से शब्द यानी उद्देशिका में कौन से तीन शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तीसरा तरीके का प्रश्न बनता है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? आप ध्यान रखिएगा 42वें संविधान संशोधन और कभी कभी ईयर पूछ लिया था 1976। इससे अलावा कोई प्रश्न वहां पे नहीं बनता है। चलिए अगली बात करते हैं। तीन प्रकार के न्याय का उल्लेख है हमारी उद्देशिका यानी प्रस्तावना में। तीन प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। समाज में हर वर्ग को जीने का अधिकार है, उसको इस स्तर पर न्याय मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो नीचे तबके का आदमी है उसको न्याय नहीं मिलेगा। समाज में वास करने वाले हर एक व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार है। हर एक आदमी अपने लिए न्यायालय की कुंडी खटखटा सकता है। आर्थिक न्याय, जो जिस योग्य होगा वो उसको किसी को कमाने के लिए रोका नहीं जाएगा। आर्थिक न्याय, अब ऐसा नहीं चोरी डकैती करने लगो, ठीक है, ऐसा नहीं है चोरी डकैती करने लगो कि हमको तो न्याय है, अधिकार है, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है ना। मतलब न्याय संगत कार्य होना चाहिए। आर्थिक मतलब किसी को भी रोजगार के मामले में नहीं रोका जाएगा, ठीक है। और राजनीतिक, कोई भी खड़ा हो सकता है चुनाव में, ठीक है ना, राजनीतिक अधिकार है, ठीक है। नेतृत्व करने का अधिकार इस न्याय के अंतर्गत है। तो तीन चीजें याद रखिएगा। अगर यह भी ना याद हो तो ऐसे याद रखिएगा, न्याय का सार कहां दिया हुआ है? उद्देशिका में दिया हुआ है। न्याय का सार कहां दिया हुआ है? उद्देशिका में दिया हुआ है। एस से सामाजिक, ए से आर्थिक और आर से राजनीतिक। तीन प्रकार के न्याय हमारे कहां पे दिए हुए हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हमारे उद्देशिका में दिए हुए हैं। सार याद रखेंगे, सार, न्याय के सार हमारे उद्देशिका में दिए हुए हैं। अब आपसे क्वेश्चन बनता है कि कितने प्रकार के न्यायों का उल्लेख हमारे उद्देशिका में है? तीन प्रकार के। आपसे पूछा जाता है निम्न में से कौन सा न्याय हमारे संविधान उद्देशिका में नहीं दिया हुआ है? ऑप्शन देते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है, और एक कोई सा भी ऑप्शन बना देते हैं, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीन आपसे पूछ लिया जाएगा निम्न में से कौन से किस प्रकार का न्याय हमारी उद्देशिका में नहीं दिया हुआ? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक। आप लोग ध्यान देंगे, आर्थिक वाला बहुत लोग लगा के आ जाते हैं। आर्थिक, अरे मेरे भाई, न्याय तीन प्रकार के उल्लेख हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सार याद रखेंगे तो न्याय आपको याद हो जाएगा कि तीन प्रकार के न्याय कौन कौन से आपके उद्देशिका में दिए हुए हैं, ठीक।
इतनी बात हो गई, हम इसको मिटा देंगे, नहीं तो आप लोगों को दिमाग भ्रमित हो जाएगा। चलिए बाद में मिटाते हैं। अब आता है कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता हमारे संविधान में दी हुई है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता हमारे संविधान में दी हुई है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है हमारे संविधान में। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख हमारे संविधान में है, 5 प्रकार के। ठीक, अब आपसे पूछ लिया जाए हमारे संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय और कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है और 5 प्रकार की स्वतंत्रता। विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता देख लीजिएगा, विचार की स्वतंत्रता है, सबसे पहले क्रम से याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। ठीक, इतनी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक, एक तो यहां से प्रश्न बनता है। अगली, दोस्तों जॉब करने के साथ पढ़ाना थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है। 7 बजे हम लोग ऑफिस से आते हैं, मैं ऑफिस से आता हूँ, उसके बाद मैं सोचता हूँ कि आप लोगों तक अच्छे से अच्छा लेक्चर डिलीवर कर पाऊँ। मेरा साथ दीजिएगा, बाकी मैं आपका साथ देने के लिए पूरी तरीके से तत्पर हूँ। अगली बात करते हैं अन्य तथ्य। अन्य तथ्य क्या है? अब बात होती है, अच्छा आप लोग खुद सोचिए कि जब आप किताब पढ़ते हैं तो कितनी बार प्रस्तावना को पढ़ते हैं? दिमाग में आता है प्रस्तावना पढ़ें कि ना पढ़ें, पता नहीं प्रस्तावना से प्रश्न बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, होता है कि नहीं होता? कोई किताब पढ़ते हैं तो आपको ये लगता है कि प्रस्तावना हमारी किताब का भाग है या नहीं, ऐसे उठा के दे दिए हुए हैं। ये प्रस्तावना का जो खेल चला कि हमारी संविधान का भाग है अथवा नहीं, संविधान की भाग है अथवा नहीं। देखिए, किताब आप लोग कोई जनरल किताब पढ़ते हैं तो वो उसकी प्रस्तावना इतना मायने नहीं रखती है, लेकिन अगर संविधान की प्रस्तावना है तो वो बहुत मायने रखती है, क्योंकि संविधान के आधार पर नियम बनते हैं और वो नियम न्यायालय में लागू होते हैं। तो इस पर लेकर बहुत विवाद था कि प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग है अथवा नहीं। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि नहीं। सबसे पहले क्या याद रखेंगे? नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया है। सबसे पहले याद रखेंगे नहीं, यानी 1960 में बेरूबारीवाद था। कौन सा वाद था? बेरूबारीवाद 1960 में। इनका क्रम भी लगाने के लिए कभी कभी आ जाता है, मैं बताऊंगा कैसे प्रश्न बनते हैं। अभी लास्ट में आपको बताऊंगा प्रश्न उद्देशिका से कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1960 की, 1960 की, और बेरूबारी थे, बेरूबारीवाद था 1960 में। उसमें कहा गया उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है 1960 में बेरूबारीवाद में। ठीक, फिर इसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे। 1973 आ चुका था। कौन सा? 1973। फिर यही मुद्दा उठा, उद्देशिका संविधान का अंग है अथवा नहीं, उद्देशिका संविधान का अंग है अथवा नहीं। तो उसमें माना गया केशवानंद भारती बनाम केरलवाद में कि उद्देशिका संविधान का अंग है, उद्देशिका संविधान का अंग है 1973 में। समझ में आ रही बात? पहले माना गया उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है बेरूबारीवाद में 1960 में। 1973 में माना गया कि उद्देशिका संविधान का अंग है केशवानंद भारती बनाम केरलवाद। तमाम प्रश्न पत्रों में पूछा गया है ये। फिर 1994 में जो आया बम्बई बनाम यूनियन ऑफ स्टेट, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ स्टेट 1994 में, और एक बार पुनः पुष्टि की गई, मतलब फिर से ये बात कही गई कि उद्देशिका संविधान का अंग है। ध्यान रखेंगे इस चीज को, उद्देशिका संविधान का अंग है। इससे इतने प्रश्न बनते हैं। इसके बाद लास्ट में आता है कि उद्देशिका इतने महत्वपूर्ण चीज थी कि बहुत विद्वानों ने उद्देशिका के बारे में कुछ शब्द कहे, बहुत सारे विद्वानों ने उद्देशिका के बारे में बहुत सारे शब्द कहे। और पहला है कि संविधान की मूल आत्मा, उद्देशिका संविधान की मूल आत्मा है। उद्देशिका सब जोड़ते चलेंगे। उद्देशिका यानी प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है। किस केस में कहा गया था? गोलकनाथ केस में कहा था, 1967 में हुआ था। गोलकनाथ केस में कहा गया उद्देशिका संविधान की मूल आत्मा है। पूछा जा सकता है किस वाद में यह प्रकरण उठा, किस वाद में कहा गया कि उद्देशिका संविधान की मूल आत्मा है?
गोलकनाथ केस 1967 में। ईयर मत याद रखिएगा, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। देखो ईयर क्यों याद रखना है ये भी बता देंगे, और नहीं याद रखेंगे अगर इस परिप्रेक्ष्य से आएगा। ठीक, अगला है उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था। किसने कहा था? कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। हमने प्रारूप समिति बताया था, अय्यर, अयंगर, के मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, इनके नाम लिए थे कि नहीं लिए थे? उन्हीं में से अय्यर जी ने कहा था स्वप्न और विचार, अगर उद्देशिका के साथ स्वप्न और विचार आ जाए तो आप अय्यर जी का नाम जोड़ देंगे। उद्देशिका सपनों और विचारों की अभिव्यक्ति करती है, हमारे सपनों और विचारों की अभिव्यक्ति करती है, अय्यर साहब ने कहा था। कृष्ण स्वामी अय्यर प्रारूप समिति के एक सदस्य थे ये भी। ठीक है, हमने बताया था ड्राफ्टिंग कमेटी, देख लीजिएगा जाके पुराने लेक्चर में। प्रारूप समिति देखिए हम रिवीजन करवाते रहेंगे। प्रारूप समिति BN राव ने तैयार करा था प्रारूप संविधान का, और उस सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा तबीयत अस्वस्थ है, फिर भी पढ़ाने का पूरा प्रयास, क्योंकि अब मैं नहीं रुकूंगा आप लोगों को तैयारी करवाने में। मेरा पूरा प्रयास ये रहेगा कि आपको अच्छे से अच्छा लेक्चर डिलीवर कर पाऊं। हमारे प्रभुत्व संपन्न उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। के मुंशी ने कहा था। आप ये ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न को कतई नहीं भूलेंगे, ये आपके एग्जाम में आप आपकी बार चाहे अगले बार चाहे जब भी आप एग्जाम या तो दिए होंगे या तो आगे देंगे, आप ये ध्यान रखिएगा जन्म कुंडली वाला प्रश्न बहुत पूछा जाता है। उद्देशिका हमारे लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है, ये किसने कहा था? के मुंशी ने कहा था। ठीक, इस प्रकार के प्रश्न आपको बनते हैं। स्वप्नों और विचारों, बस स्वप्न विचार याद रखेंगे, उद्देशिका याद रखेंगे, कहाँ चला जाएगा? ये अय्यर जी के पास चला जाएगा। और जन्म कुंडली याद रखेंगे, उद्देशिका और जन्म कुंडली को जोड़ेंगे तो के मुंशी चले जाएंगे। ठीक है ना, ये भी प्रारूप समिति के सदस्य रह चुके हैं। अब आपका उद्देशिका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और आप अब जाइए बेधड़क निधड़क और उठा लीजिए पूर्वावलोकन और सॉल्व कर डालिए सारे के सारे प्रश्न। ठीक है, अब आपसे दोस्तों प्रश्न कैसे पूछा जाता है? प्रश्न को घुमा देंगे, आप घूम जाएंगे वहां पे। प्रश्न को देखिए, आपको पूरी चीज समझ में आ गई है, अब आपको घूमना नहीं है। ठीक है, हम आपको बताते हैं कैसे प्रश्न डिजाइन किए जाते हैं पीसीएस में। पीसीएस या किसी भी प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा में कैसे प्रश्न डिजाइन किए जाते हैं अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। उद्देशिका उद्देशिका या प्रस्तावना, उद्देशिका या प्रस्तावना, जो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्तुत की थी वही प्रस्तावना बन गई। उद्देशिका या प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया संविधान सभा के समक्ष? जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देशिका पहला प्रश्न बन सकता है, उद्देशिका या प्रस्तावना किस तिथि में पारित हुआ था? संविधान सभा द्वारा पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। दूसरा प्रश्न बनता है, उद्देशिका या प्रस्तावना किस तिथि को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। 3 प्रश्न बन गए। ऐसे प्रश्न बनते हैं दोस्तों, आप लोग कंफ्यूजन में गलत कर देते हैं। अब पूछा जाएगा किस तिथि को प्रस्तुत किया गया, आप लगाएंगे 22 जनवरी 1947 को, गलत हो जाएगा नहीं हो जाएगा? वो पारित तिथि है और प्रस्तुत तिथि क्या है? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा हमारी उद्देशिका में के क्रम बताइए, मतलब ये 5 शब्द दिए रहेंगे, आपसे क्रम पूछा जाएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये आपको क्रम पूछा जाएगा। इसको क्रम को रट डालिए, पक्का आएगा, पक्का आता ही रहता है। कितने प्रकार का न्याय का उल्लेख है हमारे संविधान प्रस्तावना में? 3 प्रकार के, हमने कहा था। सार याद रखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है हमारे संविधान की प्रस्तावना में? 5 प्रकार की। विचार की, अभिव्यक्ति की, धर्म की, उपासना की और विश्वास की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है। ठीक है, वाद से संबंधित प्रश्न आएगा तो 1960 बेरुबारीवाद याद रखेंगे। बेरुबारीवाद में क्या हुआ कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। किस वाद में कहा गया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है? बेरुबारीवाद किस तिथि में हुआ? 1960 में। किस वाद में यह कहा गया कि उद्देशिका संविधान का अंग है? केशवानंद भारती बनाम केरलवाद। किस वाद में इस बात की पुष्टि की गई कि उद्देशिका संविधान का अंग है? बम्बई बनाम यूनियन ऑफ स्टेट में। अब आपसे पूछा जाएगा क्रम को लगाइए,
एक प्रश्न ऐसे बन जाएगा आईएएस स्तर का। क्रम को लगाइए, केशवानंद भारती बनाम केरलवाद, गोलकनाथ बनाम गोलकनाथवाद, बेरुबारीवाद और मुंबई बनाम यूनियन ऑफ स्टेट। तो आपसे पूछा जाए क्रम लगाइए, 1 2 3 4, 4 3 2 1, ऐसे मतलब कौन सा तथ्य कौन सी तिथि पहले आएगी। तो सबसे पहले बेरुबारीवाद पहले आएगी 1960 में, फिर आएगा गोलकनाथ केस आएगा 1967 में, आ चुका है प्रश्न। फिर आएगा संविधान, फिर ये आएगा आपका केशवानंद भारती बनाम केरलवाद, फिर आएगा आपका मुंबई बनाम यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक, इतने प्रश्न बच्चों बनेंगे, इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं बनेगा। फिर आता है आपका उद्देशिका संबंधित कथन। उद्देशिका संविधान ये पूछा जाएगा कि किसने कहा था कि उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों की अभिव्यक्ति है। ऑप्शन रहेंगे आपके पास, ये कोई भी ऑप्शन है तो आपको कृष्ण स्वामी अय्यर को चुनना है, कृष्ण स्वामी अय्यर को चुनना है। अगला प्रश्न आएगा, किसने कहा था उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। के.एम. मुंशी साहब ने कहा था। बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, और विश्वास करिए आप पूर्वावलोकन पढ़ेंगे आपके सारे प्रश्न सॉल्व होंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।